अच्छा जी, तो लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीक हमने देखा था कि यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, ऐसे ही है। और फिर हमने सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनकी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या होती है। और फिर हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने मेमोरी देखी थी, देखा था कि सिस्टम इन्वर्टेबल है या नहीं, कॉजल है या नहीं, लीनियर है या नहीं। तो इसी में एक चीज रह गई है, आखिरी प्रॉपर्टी, वो है टाइम इनवेरिएंस। तो ये आखिरी प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। टाइम इनवेरिएंस का मतलब ये है कि एक सिस्टम तब टाइम इनवेरिएंट होता है जब उसकी आउटपुट इस बात पे ना डिपेंड करती हो कि आपने उसे इनपुट किस वक्त दी है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सिस्टम है और उसे आप कोई इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, वो इनपुट सिग्नल आप उसे सुबह के वक्त देते हैं या शाम के वक्त देते हैं, 10 बजे देते हैं या 12 बजे देते हैं या 2 बजे देते हैं। अगर इनपुट सिग्नल की वैल्यू नहीं चेंज होती ना, सिर्फ ये चेंज हो जाता है कि वो अप्लाई किस टाइम पे हो रहा है, तो आउटपुट भी नहीं चेंज होती, आउटपुट भी बस शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे जी कि अगर किसी इनपुट x ऑफ t के लिए आउटपुट y ऑफ t आती है, कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसे अगर इनपुट x ऑफ t दी जाए तो उसकी आउटपुट y ऑफ t होती है, तो अगर मैं इनपुट को शिफ्ट कर दूं किसी नंबर t नॉट से, ठीक, अगेन ये याद रखें, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने इसे टाइम में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन x की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही है ना, x की वैल्यू जो थी वही है, सिर्फ x उठ के किसी और टाइम पे चला गया। ठीक, तो अगर हमने इनपुट सिग्नल को चेंज नहीं किया, सिर्फ उसे टाइम में शिफ्ट या टाइम में डिले या एडवांस कर दिया है, तो आउटपुट भी जो है ना वो उतनी ही डिले या एडवांस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। ठीक, यानी ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता, इसका ये मतलब है। अगर कोई सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है, टाइम वेरिएंट जैसे नाम से जाहिर है का मतलब यह है कि ये टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक, यानी अगर उसे एक ही इनपुट सिग्नल सुबह दिया जाए और शाम को दिया जाए तो वो आउटपुट डिफरेंट आती है। ठीक, तो वैसा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा बल्कि टाइम वेरिएंट होगा। ओके, देखिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है जिसकी इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है। ओके, ये सिस्टम क्या करता है, जो भी इसे इनपुट पे दें उसका साइन कैलकुलेट करके आउटपुट पे निकाल देता है। ओके, तो अब अगर मैंने ये देखना है कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, तो मैं ये करूंगा कि मैं एक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बनाऊंगा कि अच्छा ये तो मुझे पता है कि अगर इनपुट x ऑफ t हो तो आउटपुट y ऑफ t होती है, जो कि इसके इक्वल है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक नई इनपुट बना लेता हूं x1 ऑफ t। ठीक है, जो किसके इक्वल है, जो असल में है x ऑफ t माइनस t नॉट के इक्वल। ठीक है, यानी मैंने इनपुट को शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करके उसे एक नया नाम दे दिया। सही, तो अब आउटपुट क्या होगी, आउटपुट होगी साइन ऑफ x1 ऑफ t। ऐसे ही है, लेकिन x1 t क्या है, अगर उसकी मैं वैल्यू डाल दूं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x ऑफ t माइनस t नॉट। ठीक,
तो एक तो मैंने क्या काम किया, मैंने इनपुट सिग्नल को शिफ्ट करके आउटपुट निकाल दिया। अब मैं दूसरा काम ये करता हूं कि मैं ये जो आउटपुट है ना, इसको शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है, यानी अब मैं ये निकालने जा रहा हूं कि y ऑफ t माइनस टी नॉट क्या होगा। तो अगर आपने y ऑफ t माइनस टी नॉट निकालना है तो y t ये है, तो जहां पे t आ रहा है वहां पे t माइनस टी नॉट डाल दें तो ये बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है, ऐसे ही है ना। यानी आपने किया क्या है, एक दफा आपने आउटपुट को शिफ्ट कर दिया डायरेक्ट, और एक दफा आपने इनपुट को शिफ्ट करके आउटपुट देखिए कि आउटपुट क्या आ रही है, दोनों एक जैसी आ रही है। तो देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सही। यानी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कौन सा सिस्टम था, वो सिस्टम था कि जिसकी इनपुट को अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो उसकी आउटपुट भी उसी तरीके से शिफ्ट हो जाती है। ठीक, तो हमने क्या किया है, हमने इस इनपुट के लिए आउटपुट निकाली है और आउटपुट को भी शिफ्ट करके देख लिया, दोनों इक्वल आ रहे, ऐसे ही है ना। ये क्या है, ये शिफ्टेड इनपुट के लिए आउटपुट है, और ये क्या है, ये शिफ्टेड आउटपुट है, और दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि आप आउटपुट को शिफ्ट कर दें या इनपुट को शिफ्ट कर दें तो आउटपुट एक ही आती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आपको शायद ज्यादा समझ आ जाए। से एक और सिस्टम है, y ऑफ t इक्वल्स टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, इस सिस्टम की इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या है कि इसे आप जो इनपुट देते हैं, सही, ये आउटपुट कैसे कैलकुलेट करता है, उस इनपुट को उस वक्त जो टाइम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये कहूं कि मेरी जो इनपुट है ना वही है, ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है, तो आपके ख्याल में आउटपुट क्या होगी अगर मैं आउटपुट को ड्रॉ करना चाहूं, क्या ख्याल है। ये इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगी, t इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी, 1 पे 1 होगी। क्यों, क्योंकि देखें इस पॉइंट पे क्या हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, y ऑफ 1, यही निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। y ऑफ 1 क्या होगा, 1 इंटू एक्स ऑफ 1। एक्स ऑफ 1 क्या है, 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, अब से मैं निकालना चाह रहा हूं y ऑफ 1.5, वो किसके इक्वल होगा, होगा 1.5 इंटू एक्स ऑफ 1.5, यही होगी ना। ये क्या है, ये है x की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1.5, और ये क्या है, ये सिर्फ 1.5 है। ठीक, यानी ये एक्सप्रेशन ये कह रही है कि इनपुट सिग्नल की वैल्यू एट 1.5, उस वैल्यू को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताएं जी x की वैल्यू 1.5 पे क्या है, 1 है। इनपुट सिग्नल की वैल्यू एट टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स क्या है, 1। यानी अगर मैं पूछ रहा क्या हूं, मैं पूछ रही हूं कि x ऑफ 1.5 क्या है, तो क्या है, उस इधर से देख के बताएंगे ना कि अच्छा अगर टाइम को 1.5 डाल दिया जाए तो x की क्या वैल्यू बनती है, x की वैल्यू 1 ही है, तो इधर तो 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब है इधर क्या आएगा, 1.5 इंटू 1 इक्वल्स 1.5। ठीक, तो y की वैल्यू एट 1.5 क्या बनेगी, 1.5, ये 1 है, ये 1.5 है, तो इसी तरह 2 पे क्या बनेगी, 2 ही बनेगी। ठीक है, तो आउटपुट को इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये समझ आ गई ये सिस्टम कर रहा क्या है, ये समझ आया कि ये कैसे ड्रॉ किया। ठीक है ना, क्योंकि जो टाइम की उस वक्त वैल्यू है वो उस सिग्नल की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। तो सिग्नल तो कांस्टेंट है, लेकिन टाइम चूंकि बढ़ता जा रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट भी बढ़ता चला जाएगा।
ओके, चलिए ये लिखा रहने दें, यानी ये बना रहने दें। हम इधर देख लेते हैं इस जगह आके कि क्या है। यानी अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि ये सिस्टम तो हमें पता चल गया कि ये सिस्टम क्या करता है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, तो हमने दो काम करने हैं जी। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इनपुट को शिफ्ट करेंगे किसी नंबर टी नॉट से और देखेंगे आउटपुट क्या आती है। सही, तो फिर देखेंगे कि क्या वो जो आउटपुट आई है वो क्या वही आउटपुट है कि अगर मैं आउटपुट को भी उसी नंबर से शिफ्ट कर दूं, वाई ऑफ टी को भी उसी नंबर से शिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो देखें जी, मुझे ये पता है कि अगर मैं एक्स ऑफ टी इनपुट दूं तो आउटपुट आती है वाई ऑफ टी, जो किसके इक्वल है, टी इंटू एक्स ऑफ टी के। ठीक, ये तो मुझे इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन ने बता दिया। अब पहला काम मैं ये करूंगा, मैं एक नई इनपुट बनाऊंगा जो क्या होगी, शिफ्टेड एक्स। ठीक है जी, यानी मैं एक्स को किसी नंबर टी नॉट से शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है जी, और इसे नया नाम दे देता हूं। तो अब बताएं आउटपुट क्या होगी। यानी अगर इनपुट एक्स थी तो आउटपुट टी एक्स ऑफ टी थी, अगर इनपुट एक्स वन है तो आउटपुट टी एक्स वन टी होगी, तो होगी टी इंटू एक्स वन ऑफ टी। ऐसे ही है, लेकिन एक्स वन टी किसके इक्वल है, चूंकि शिफ्टेड एक्स के इक्वल है तो हम ये भी लिख सकते हैं टी इंटू एक्स वन, सॉरी एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। ऐसे ही है ना, यानी मैंने एक्स वन की वैल्यू डाल दी। सही है क्या। तो अब ये क्या है, ये इस सिस्टम की आउटपुट है अगर मैं इनपुट को शिफ्ट कर दूं। सही है, यानी ऐसी है कि मैंने इनपुट दी थी 10 बजे, अब मैं इनपुट 10 बजे की बजाय 11 बजे इनपुट दे रहा हूं। इनपुट चेंज नहीं हुई, सिर्फ ये टाइम चेंज हो गया कि किस टाइम पे उस इनपुट को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आउटपुट है। ये बात समझ आई, ये क्या है। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है तो ये चीज इक्वल होनी चाहिए कि अगर मैं इसको टी नॉट से शिफ्ट कर दूं। ऐसे ही है ना, टाइम इनवेरिएंट हमने सिस्टम वो कहा है कि अगर हम इनपुट को टी नॉट से शिफ्ट करते हैं तो आउटपुट भी टी नॉट से शिफ्ट होनी चाहिए। सही है जी। तो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। हाँ जी, कौन सा वाला, नहीं देखिए ना, देखें अगर आप इसे भूल जाएं, इसे भूल जाएं तो आउटपुट क्या होनी चाहिए थी, टी एक्स वन टी ही होनी चाहिए थी ना। ठीक, लेकिन एक्स वन खुद से क्या है, एक्स वन चेंज हो रहा ना। एक्स वन जो है वो एक्स का शिफ्टेड वर्जन है, टाइम तो टाइम का शिफ्टेड वर्जन नहीं है ना। टाइम तो टाइम है, टाइम तो चल रहा है। हाँ, कहाँ ऐड कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों चेंज होगा। देखिए सिस्टम क्या करता है, देखिए सिस्टम क्या करता है, जो इनपुट आती है उसे करंट टाइम से मल्टीप्लाई कर देता है, यही करता है ना। अच्छा, अब मैंने इनपुट दी 10 बजे, ठीक, तो वो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर मैं उसी इनपुट को 12 बजे दूं तो वो क्या 10 से मल्टीप्लाई करेगा, नहीं, वो 12 से मल्टीप्लाई करेगा ना। इसलिए टाइम तो टाइम होगा, टाइम तो टाइम ही रहना ना, टाइम में तो नहीं चेंज होना। टाइम तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसे किस वक्त इनपुट दिया है। बात समझ आ रही है मेरी। ये टी माइनस टी नॉट नहीं होगा। ठीक है, देखें ये इसलिए मैंने ये एग्जांपल ड्रॉ किया। अगर मैं ना अब क्या करता हूं कि इस इनपुट को एक से एक का शिफ्ट दे देता हूं। ठीक है, यानी अब ये इनपुट जो है ना वो ये बन गया, वैल्यू बन ही रही है लेकिन इनपुट सिग्नल 1 सेकंड से शिफ्ट हो गया है। सही है जी। अब देखते हैं आउटपुट क्या आती है, बताएं जी आउटपुट क्या आएगी, क्या ख्याल है। आउटपुट कहां से कहां तक होगी, 2 से 3 तक होगी। ठीक है जी, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी यहां से यहां तक आउटपुट होगी। ऐसे ही है। अच्छा, अब बताएं 2 पे वैल्यू क्या होगी,
2 पे वैल्यू, यानी मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, y ऑफ 2 कैलकुलेट करना चाह रहा हूं ना, तो y ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू x ऑफ 2, x ऑफ 2 क्या है 1, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी 2। इसी तरह 3 पे क्या वैल्यू आएगी 3, तो ये आउटपुट बन जाएगी, ऐसे ही है ना, सही हो गया, बात समझ आ रही है। अब बताएं क्या मैंने क्या किया, मैंने इनपुट को 1 सेकंड शिफ्ट कर दिया है, तो क्या आउटपुट भी 1 सेकंड शिफ्ट हो गया, नहीं, आउटपुट तो चेंज हो गया। देखिए ये आउटपुट क्या थी 1 से 2 तक जाती थी, ये आउटपुट क्या, ये 2 से 3 तक जाती है, तो आउटपुट सिर्फ शिफ्ट नहीं हुई बल्कि आउटपुट की वैल्यू ही चेंज हो गई है, ऐसे ही है ना। देखें यहां आउटपुट क्या थी 1 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू जाती है, इधर आउटपुट की वैल्यू 2 से 3 तक जाती है, तो क्या हुआ है, क्या ये आउटपुट इसी तरह शिफ्ट होकर इधर आ गई है, नहीं, इस आउटपुट की वैल्यू ही चेंज हो गई है। अगर इसने सिर्फ शिफ्ट होना था तो फिर तो आउटपुट कुछ इस तरह की होनी चाहिए थी, 1 2 3, ये 2 है ये 3 है और वैल्यू ये होनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए अगर मैं सिर्फ इस आउटपुट को 1 सेकंड शिफ्ट कर दूं तो वो शिफ्ट होके क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा ना, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे तो वैल्यू ही चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इनपुट को शिफ्ट करने से आउटपुट शिफ्ट नहीं हुई बल्कि आउटपुट चेंज हो गई है। मुझे क्या पता क्या होगा, जो भी होगा लेकिन आउटपुट की वैल्यू तो चेंज होगी ना। अगर यहां कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या ये y ऑफ t सिंपल शिफ्ट हो गया, नहीं, y ऑफ t की वैल्यू चेंज, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है, ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। अगर इस सिस्टम को इनपुट 10 बजे दी जाए या 12 बजे दी जाए तो आउटपुट एक जैसी नहीं आती बल्कि आउटपुट चेंज हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम है। वो मैं उधर यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन शायद एग्जांपल से समझाना ज्यादा आसान है, ठीक है, सही है जी, वहां पे भी कर लेते हैं। ये एग्जांपल समझ आ गई है क्या हुआ है, इनपुट वही रही लेकिन इनपुट 1 सेकंड से शिफ्ट हो गई। अगर ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता तो आउटपुट यही आनी चाहिए थी, सिर्फ 1 सेकंड से शिफ्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन आउटपुट यही नहीं आई बल्कि आउटपुट की वैल्यू चेंज हो गई। जब चूंकि आउटपुट की वैल्यू चेंज हो गई है इसलिए सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया, ठीक है। अच्छा आप इधर देखें, इधर क्या कर रहे थे हम, इधर हमने ये कहा था कि अगर इनपुट x ऑफ t हो तो आउटपुट ये आती है। अगर मैं एक नई इनपुट बना देता हूं x1 ऑफ t जो कि इक्वल है x का एक शिफ्टेड वर्जन के, तो आउटपुट ये आती है, ठीक है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं क्या ये जो आउटपुट है ये इसके इक्वल है, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे y को t0 से शिफ्ट करना है, ये y की एक्सप्रेशन लिखी गई, ठीक है। तो अब जब आप y से y ऑफ t माइनस t0 कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जहां जहां t आ रहा है वहां t माइनस t0 आ जाएगा, जैसे इधर किया था, यही किया था ना, ये y था यानी y ऑफ t था। अब y ऑफ t माइनस t0 कैलकुलेट करना है तो मैंने कहा था जहां t आ रहा है वहां t माइनस t0 डाल दें, तो इधर भी यही करेंगे, जहां t आ रहा है वहां t माइनस t0 डाल देंगे, तो यह आएगा t माइनस t0 इंटू एक्स ऑफ t माइनस t0, ठीक है। लेकिन अब ये देखें ये दोनों इक्वल नहीं रहे, ये चेंज हो गए, यहां t आ रहा है यहां t माइनस t0 आ रहा है, ओके। तो चाहे आप इस तरह से बता दें कि ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है, चाहे आप इस तरह से बता दें ये सिस्टम टाइम वेरिएंट, ठीक है, दोनों से पता चल जाता है। अच्छा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है जी कि देखें जब आप किसी सिस्टम को प्रूव करने जा रहे हैं ना, ये बेसिकली प्रूव हो रहा है कि क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, ठीक है। इसी तरह हम पहले क्या करते रहे,
हम पिछली क्लास में देखा था कि क्या सिस्टम मेमोरी लेस है या नहीं, लीनियर है या नहीं, ऐसे ही था ना। अगर आप किसी सिस्टम को डिसप्रूव करना चाहते हैं ना, ठीक, यानी ये कहना चाहते हैं कि ये सिस्टम लीनियर नहीं है, या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है, या ये सिस्टम इन्वर्टेबल नहीं है, तो फिर आप एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि अगर किसी सिस्टम ने टाइम इनवेरिएंट होना है तो उसे हर तरह की इनपुट के लिए टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए, सही है। और अगर वो टाइम इनवेरिएंट नहीं है तो कोई एक एग्जाम्पल भी अगर उसकी टाइम इनवेरिएंस को गलत प्रूव कर देती है तो बात समझ आ रही है, सही। अगर मैं ये ऐसी है, अगर मैं कहूं कि एक बंदा सच्चा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, सही जी। लेकिन अगर आपने प्रूफ करना हो कि ये बंदा सच्चा नहीं है तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की जरूरत है कि अच्छा उसने 10 महीने पहले झूठ बोला था, यही कहेंगे ना, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये बंदा सच्चा नहीं है। लेकिन अगर आपको उसे सच्चा प्रूफ करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे पूरी जिंदगी की तरह सच्चा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि इस बंदे ने कल 1 बजे सच बोला था इसलिए ये सच्चा है, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगी? नहीं, ठीक है, क्योंकि एक दफा सच बोलने से वो सच्चा नहीं हो जाता, उसे हमेशा के लिए सच बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे उसे झूठा प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दूंगा कि अगर उसने कल 10 बजे झूठ बोला तो झूठा हो जाएगा। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो यहां पे अगर आपने किसी सिस्टम को टाइम वेरिएंट प्रूव करना है ना, तो एक एग्जाम्पल भी बहुत है। यानी मैं अगर कोई सवाल आए और मैं कहूंगा अच्छा बताएं जी कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, पर आप उसके जवाब में ये एग्जाम्पल देके बताते हैं कि अच्छा ये देखें अगर ये मैं इनपुट दूं तो सिस्टम टाइम वेरिएंट बन जाता है, टाइम इनवेरिएंट नहीं रहता, तो बहुत है, ठीक। लेकिन अगर आप कोई एग्जाम्पल दें और कहें कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है तो ये गलत होगा, आपको उस तरह से प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इधर ना मैंने ये बताया कि एक्स ऑफ टी क्या है, ना मैंने ये बताया कि टी नॉट क्या है, दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी एक्स ऑफ टी कुछ भी हो सकता है ना, और टी नॉट भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली ये जो तरीका है ना, इसमें अगर कोई सिस्टम में टाइम इनवेरिएंट या टाइम वेरिएंट प्रूव हो रहा है तो वो हर किस्म की इनपुट और हर किस्म के शिफ्ट के लिए हो रहा है, ठीक है, जैसे ये किया, ठीक है। तो अब ये प्रूफ है कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, ओके, और ये प्रूफ है कि ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है। मेरी बात समझ आएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो अगर आपने किसी सिस्टम को टाइम इनवेरिएंट प्रूव करना है तो इस तरह से करना है, और अगर टाइम वेरिएंट प्रूव करना है तो चाहे एग्जाम्पल देने चाहे इस तरह से करना है, ओके। वही सच्चा झूठा वाली बात याद रखेंगे तो शायद समझ आ जाएगी। यानी अगर किसी बंदे को झूठा प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल भी बहुत है, लेकिन अगर सच्चा प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ओके, चलें, गुड। अच्छा जी, एक और एग्जांपल करते हैं और आप देखते हैं कि इधर क्या होता है। एक और सिस्टम है y ऑफ t इक्वल्स x ऑफ 2t, ठीक है। ये क्या हो रहा है पहले तो ये बताएं, ये सिस्टम क्या करता है? याद है, ये पढ़ चुके हैं? किसे नाम दिया था, क्या दिया था? हमने 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी, याद है? एक टाइम शिफ्ट था, एक टाइम रिवर्सल थी, और तीसरी क्या थी? टाइम स्केलिंग थी। ये टाइम स्केलिंग हो गई, ठीक है। यानी इससे क्या होगा, यानी अगर मैं बताएं जी, अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या होगी?
बताइए क्या ख्याल है? माइनस वाली साइड है वो -4 से 4 तक चले जाएगा और 1 का 1 नहीं रहेगा, ऐसे ही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ही है। एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड तब बढ़ता जब यहां 2 आता, ठीक, एम्पलीट्यूड तो नहीं बढ़ रहा। टाइम के जो भी गेम हो रही है वो टाइम के साथ हो रही है, ठीक है। अच्छा देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं y ऑफ 2 एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये चले 0 से शुरू कर लेते हैं। y ऑफ 0 किसके इक्वल होगा? x ऑफ 0 के, तो वो तो ठीक है, y 0 पे 1 आ रहा है और x भी 0 पे 1 है, ऐसे ही है ना। y ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? x ऑफ 2 के, तो y ऑफ 1 क्या है? से ये 1 है, 1 2 3, तो y ऑफ 1 1 आ रहा है, x ऑफ 2 भी 1 है, ठीक है। तो y ऑफ 2 क्या होगा? x ऑफ, तो y ऑफ 2 क्या होना चाहिए? x ऑफ 4 क्या है? 0, तो ये y ऑफ 4 1 आ रहा है, ये कॉम्प्रेस होगा, ठीक है। यानी ये कुछ इस तरह की चीज बनी। नहीं, इसी से नजर आ रहा है कि ये कॉम्प्रेस हो रहा है, सही है ना। y की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो x की 2 वाली वैल्यू आ रही है, तो छोटी हो रही है चीज, ठीक है। तो ये -1 से 1 चला जाएगा, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू 1 ही रहेगी, ओके। अगर यहां होता ना t/2 फिर एक्सपैंड होना था, ओके। चले जी, तो ये तो पता चल गया कि ये सिस्टम क्या करता है, ये कॉम्प्रेस करता है, टाइम को स्केल करता है। तो जी आप बताएं कि मैंने ये देखना है कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं। तो अब हमने 2 दफा कर लिया, तो देखते हैं अब क्या करना होगा। देखिए पहले ले इनपुट x ऑफ t, इसके लिए आउटपुट है y ऑफ t, जो किसके इक्वल है? x ऑफ 2, ठीक है, ठीक। अब पहला स्टेप क्या है? इनपुट को शिफ्ट करें, तो एक नई इनपुट बना लें x1 ऑफ t, जो कि इक्वल है x ऑफ t माइनस t नॉट के। तो आउटपुट क्या होगी? आउटपुट होगी x1 ऑफ 2t, ऐसे ही है। लेकिन x1 किसके इक्वल है? t माइनस t नॉट, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा x इंटू 2, जहां पे t आ रहा था वहां t माइनस t नॉट आ जाएगा, ठीक हो गया। यही है ना। x1 कैसे बनता है? x1 में जहां t आ रहा है वहां x के t माइनस t नॉट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। या अगर इसे आपने इस तरह लिखना है तो ये इस तरह लिख ले, ठीक। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या है कि आप आउटपुट को शिफ्ट कर लें t नॉट से, ठीक है। तो y ऑफ t माइनस t नॉट, y क्या है? ये, ठीक है। तो अब क्या आएगा आपके ख्याल में? t माइनस t नॉट आएगा, तो क्या आएगा? 2t माइनस t नॉट। यहां पर 2 आएगा या नहीं आएगा, सवाल ये है। देखिए अगर एक सिग्नल ये है, सॉरी ये y है ना, ऐसे ही है ना। अगर मैं कहूं कि y ऑफ t माइनस 1 प्लॉट करें, इससे गर्ज नहीं है कि ये y कैसे बना है। हमने y ऑफ t माइनस 1 प्लॉट करना है, क्या आएगा y ऑफ t माइनस 1? इसे देख के बताएं। t माइनस 1 का क्या मतलब है? शिफ्ट हो रहा है ना, टाइम डिले हो रहा है, एडवांस हो रहा है? डिले हो रहा है। कितने से हो रहा है? 1 सेकंड से। तो ये क्या बनेगा? 0 से 2,
ये चीज बन जाएगी ना, ऐसे ही है। तो y में कितने का शिफ्ट आया है? 1 सेकंड का। तो अगर आप यहां आपने y में t0 का शिफ्ट डालना है तो y में कितने का शिफ्ट आएगा? t0 का या 2t0 का? t0 का शिफ्ट आएगा इसलिए यहां 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखें क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है? नहीं, ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है। जो इधर आउटपुट आ रही है ये आउटपुट डिफरेंट है उसके अंदर, ठीक है। ये भी सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम, इनवेरिएंट नहीं है। ओके जी, देखें अब इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चल जाते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसे आप 1 का शिफ्ट देते हैं, ठीक है। यानी ये इनपुट थी तो आउटपुट ये थी। तो अब मैं इनपुट को ना 1 सेकंड का शिफ्ट दे देता हूं। अगर मैं इसे 1 सेकंड का शिफ्ट दूं तो क्या बनेगा जी, बताएं? -1 से कहां तक? 3 तक, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी ना, ऐसे ही है। अब इसके लिए आउटपुट क्या है? अगर ये इनपुट हो तो ये भूल जाएं, अब इसे भूल जाएं, ये इनपुट है तो आउटपुट क्या होगी? ये क्या करता है इनपुट के साथ? कंप्रेस कर देता है। तो जब ये कंप्रेस होगा आधा रह जाएगा ना, जैसे ये आधा रह गया था तो ये भी आधा रह जाएगा। तो ये कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 तक। क्यों? किससे आप आधा कर रहे हैं जिससे 0 से 2 निकल रहा है? 0 से 1.5 0 से क्यों? -1 को आधा करें तो 0 आता है। -0.5 से 1.5 तक। हाँ है ना, टाइम ने स्केल होना ना, टाइम ने स्केल होना ना। तो ये देखिए यहां पे -2 -1 बन गया था ना, तो ये -1 -1/2 बन जाएगा। ये 2 1 बन गया था, ये 3 1/2 बन जाएगा। ऐसे ही नहीं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। y ऑफ 1.5 किसके इक्वल होगा? x ऑफ 2 × 1.5 क्या होता है? 3 होता है यार जालिम, क्या हो गया? ठीक है, तो y ऑफ 1.5 x ऑफ 3 होगा। तो ये x है ना, तो ये 1.5 है, ठीक है जी। तो क्या बताएं, ये इसके इक्वल है? नहीं है, ठीक है। इधर क्या किया है? इनपुट को 1 का शिफ्ट दिया है और आउटपुट निकाल लिया है। इधर क्या किया? आउटपुट को 1 का शिफ्ट दे दिया, लेकिन ये और ये सेम नहीं है, ठीक है। ये कहां से कहां तक है? -0.5 से 1.5 तक। ये कहां से कहां तक है? 0 से 2 तक। तो इसका मतलब है आउटपुट चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसलिए ये सिस्टम भी टाइम वेरिएंट सिस्टम है, इनवेरिएंट नहीं है। ओके, तो देखिए अब अगेन दोनों तरीकों से बता दिया है। एग्जाम्पल भी लेके हमने देख लिया है कि ये टाइम वेरिएंट है, और वैसे प्रूव करके भी देख लिया था कि ये टाइम वेरिएंट है। ओके, तो जैसे मर्जी कर लें। सारी एग्जाम्पल हमने टाइम वेरिएंट की है वैसे। अच्छा जी, ये बताएं, एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। y of t is equal to 2xt plus 3। ये सिस्टम है जी, ठीक है। तो बताएं किस तरह से पहले करना है? पहले एग्जाम्पल लेके करना है या पहले प्रूव करके करना है? पहले एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। अच्छा, तो जी से मैं एक इनपुट ले लेता हूं 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये x ऑफ t है जिसकी वैल्यू 1 है। लाजमी नहीं कि हमेशा ये इनपुट लें, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं तो चलें यही ले लेते हैं, ठीक है। अब बताएंगे आउटपुट क्या है।
चलिए ये बता दें y ऑफ 0 क्या होगा? थ्री क्यों होगा? जरा इसमें डालें ना, y ऑफ 0 इक्वल्स व्हाट? 2x ऑफ 0 प्लस 3। x ऑफ 0 क्या है? 1। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगा यहां पे। तो 5 आ गया। अब आगे चलें आगे चलते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? ये सिस्टम क्या करता है? सिस्टम इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देता है, यही करता है ना। तो 0 से 2 तक क्या आउटपुट आएगी? 5। ऐसे ही है, ये 5 है। तो 2 के बाद क्या होगा? y ऑफ 3 क्या होगा? निकालें। y ऑफ 3 इक्वल्स 2x ऑफ 3 प्लस 3। तो 2x ऑफ 3 क्या है? 0। तो आंसर क्या आएगा? 3 है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा, यानी इसके बाद ये 3 हो जाएगी और फिर 3 रहेगी। और इससे पीछे क्या होगी? -1 पे क्या होगी? वन क्यों होगी? देखिए, जब आप -1 कह रहे हैं ना, तो टाइम को -1 करें, x नहीं -1। 3 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि x ऑफ -1 क्या है? जब आप -1 कहते हैं तो -1 x की वैल्यू तो नहीं है ना, -1 टाइम की वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे कि x की वैल्यू -1 पे क्या है? वो तो 0 है। तो फिर क्या बनेगा? 3। ये भी यहां पे भी 3 है। ठीक है, याद रखें, जब आप ये कहते हैं ना y ऑफ 3 या y ऑफ -1 या y ऑफ -2, तो ये टाइम की वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं आप कि y की वैल्यू एट टाइम इज इक्वल टू -1 या -2 या -3। ठीक, तो फिर इधर आप इस पूरे की जगह -1 नहीं डाल देंगे, x की वैल्यू देखेंगे कि -1 पे क्या होगी। सही है, ये समझ आ गई ये कैसे आया? अच्छा, अब बताएं जी, अब क्या करें? टाइम इनवेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर एग्जाम्पल से देखना तो अगला स्टेप क्या होगा? इसमें शिफ्ट डाल दें, से 1 का शिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, तो अगर 1 का शिफ्ट दे दें तो ये बन जाएगी। सही हो गया? ऐसे ही है ना? तो अब बताएं आउटपुट क्या बनेगी? वन पे 5 होगी, 3 तक 5 होगी, उसके बाद 3 हो जाएगी, और उससे पहले भी 3 होगी। ठीक हो गया? तो अब क्या हुआ है? अगर मैंने इनपुट को शिफ्ट किया है तो ये आउटपुट आई है। तो क्या ये ऐसे ही है कि मैं इससे 1 से शिफ्ट कर दूं? ऐसे ही है ना? तो फिर बताइए, क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है? या हमें नहीं पता। ये तीन चॉइसेस हैं जी। ये एग्जाम्पल करके हमें क्या पता चला कि क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, या हमें अभी भी नहीं पता। जो कहते हैं कि टाइम वेरिएंट है वो बताएं, हाथ खड़ा करें। क्यों है जी? वजह भी बताना। चेंज कैसे होता है? यानी इनपुट का अगर मैंने 1 का शिफ्ट दिया है तो आउटपुट में भी 1 का शिफ्ट आ गया। कहां पड़ा? ये 5-3 थी, ये भी 5-3 है।
देखिए इनपुट को 1 सेकंड का शिफ्ट दिया तो जो आउटपुट आई है वो ऐसे ही है कि आप जो ओरिजिनल आउटपुट थी उसे 1 सेकंड का शिफ्ट दे दें, तो ये टाइम वेरिएंट तो कभी भी नहीं हो सकता इस एग्जाम्पल को देख के। कोई इनपुट आउटपुट चेंज तो नहीं हुई ना, आउटपुट तो उसी 1 सेकंड से शिफ्ट हो गई है। तो फिर 3 चॉइसेस है, क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, वेरिएंट है, या हमें अभी नहीं पता। कोई तो बोल दो यार, इनवेरिएंट है, बताएं जी। इनवेरिएंट वाला हाथ खड़ा करें जो ये कहते हैं कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। हाँ 2 सेकंड का आ रहा है, शायद मैंने गलत लीजिए यार, सॉरी ये 1 है यार, ये 1 से 3 है, सॉरी। हाँ जी अब सॉरी मेरी गलती थी, आप बता दें। आप जो कहते हैं कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा कर लें। तो बाकी क्या कहते हैं? हाँ तो सभी कहते हैं टाइम इनवेरिएंट है। देखिए ये वही बात है, अभी हमें नहीं पता, इसका आंसर है कि अभी हमें नहीं पता। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल डिसप्रूव कर देती ना, ये बता देती कि ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है, तो फिर तो आप रुक जाते। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये लग रहा है कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा, लेकिन क्या पता कि इनपुट में चेंज कर दूं तो शायद ना हो भी सकता है ना। मैंने सिर्फ एक इनपुट के लिए चेक किया है, वही बात मैंने सिर्फ ये चेक किया कि बंदे ने कल सच बोला था या नहीं, ये तो नहीं चेक किया कि वो हमेशा सच बोलता रहा या नहीं। ठीक है, अगर उसने झूठ बोला था तो फिर प्रूव हो जाता कि ये झूठा। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, बात समझ आई? हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए अब लाजमी है कि कोई जेनेरिक इनपुट ली जाए। जेनेरिक इनपुट जब मैं कहता हूं तो फिर वही जो पहले काम करते रहे कि अच्छा अगर इनपुट x ऑफ t हो तो आउटपुट क्या आएगी y ऑफ t, जो किसके इक्वल है 2x ऑफ t प्लस 3 के। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब एक नई इनपुट बना लेंगे। सही, वो नई इनपुट किसके इक्वल है कि अगर मैं x ऑफ t को t नॉट से शिफ्ट कर दूं। सही है जी, तो अब अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो आउटपुट क्या होगी 2x1t प्लस 3, यही आउटपुट होगी ना। तो आउटपुट हो जाएगी 2x1t प्लस 3, लेकिन x1t क्या है, x ऑफ t का शिफ्टेड वर्जन, तो ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी 2 ऑफ x ऑफ t माइनस t नॉट प्लस 3। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या है कि मैं बजाय इनपुट को शिफ्ट करने के आउटपुट को शिफ्ट कर लूं। ठीक है, तो मैं आप कैलकुलेट करूंगा कि y ऑफ t माइनस t नॉट क्या बनता है। तो y ऑफ t तो ये है, ठीक, तो t माइनस t नॉट कर दें तो ये आ जाएगा 2x ऑफ t माइनस t नॉट प्लस 3, यही आएगा ना। अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल है? यस, तो अब ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट, अब प्रूव हो गया। क्यों पहले प्रूव नहीं हुआ था और अब हो गया? इसलिए कि पहले हमने एक खास x ऑफ t लिया था और एक खास शिफ्ट लिया था। ठीक है, अब यहां पे हमने कहीं बताया कि x ऑफ t क्या है या t नॉट क्या है? नहीं बताया ना। x ऑफ t आपकी जो मर्जी है ले लें, t नॉट आपकी जो मर्जी है ले लें। ठीक, लेकिन ये किसी भी x ऑफ t और t नॉट के लिए ये ट्रू है। तो अब प्रूव हो गया कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, चले यार, गुड। तो ये याद रखें, अगर कोई सवाल आता है ना इस तरह का, तो डिसप्रूव करना है तो एग्जाम्पल से कर सकते हैं, अगर प्रूव करना है तो फिर वाकई प्रूव करना पड़ेगा। है जी, हाँ 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 हाँ, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, एग्जाम्पल से पहले देखना जरा आसान होता है। कोई एक आधी एग्जाम्पल लेके बंदा देख ले, अगर तो डिसप्रूव हो जाता तो क्या ही बात है वरना प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सही है जी, चले आगे चले। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना प्रूफ डिसप्रूव की बातें, ये सिर्फ टाइम इनवेरिएंट के लिए नहीं है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उस सबके लिए ये ट्रू है। ठीक है, अगर आपको किसी सिस्टम को लीनियर प्रूफ करना है, ठीक, तो फिर उसी तरह जेनेरिकली प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे ख्याल में हमने पिछले लेक्चर में उसी तरह किया था। चले आगे चलते हैं।
अच्छा, अब जो है ना पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, सही। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा चैप्टर जो है पता नहीं यार, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, दूसरा चैप्टर जो है ना वो है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। अब हम क्या करेंगे, हमने सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया, उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब हम सिर्फ उन सिस्टम्स को देखेंगे कि जो लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है। ठीक है, इन सिस्टम्स को इन शॉर्ट हम कह देते हैं LTI सिस्टम्स। ठीक है, L फॉर लीनियर, TI फॉर टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, जब भी मैं अब पूरा ये नहीं लिखूंगा, LTI लिख दिया करूं। तो ऐसे सिस्टम जो कि ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, सही। तो ये जब कोई सिस्टम ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ना, तो इससे सिस्टम का एनालिसिस थोड़ा आसान हो जाता है। वो हम देखेंगे आगे जाके कि इससे क्या फायदे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम स्पेसिफिकली इन सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा, कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की हद तक जो है ना वो डिस्कशन रखूं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनमें ना डिस्क्रीट अगर हम सिग्नल्स को थोड़ा सा देख लेना तो इससे समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं ना कुछ चीजें जो अभी तक हमने पढ़ ली है ना, वो मैं डिस्क्रीट के लिए भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले वो जरा देख लें। सही है जी। तो हमने पढ़ा है यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ऐसे ही है ना, ये दो सिग्नल पढ़े थे हमने। अगर आप याद हो, हमने कहा था कि यूनिट स्टेप सिग्नल U होता है। ठीक, और ये अगर हम ड्रॉ करें इसे तो ये कुछ इस तरह की चीज होती है, ये याद है? मैंने कहा था ये ऐसी है जैसे आप कोई स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे आके ये इंस्टेंटली 0 से 1 आ जाता है और फिर 1 ही रहता है, और टाइम की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये 0 रहता है। ठीक, और ये अब कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है। इसी तरह का सिग्नल ना हम डिस्क्रीट डोमेन में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जिसे हम डिनोट करते हैं U से। ओके, अच्छा, अब U किस तरह का होता है? U इससे मिलती जुलती चीज होती है। चूंकि ये डिस्क्रीट है तो अब इधर n आ जाएगा, सही। तो और क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये सिर्फ इंटीजर्स हो सकते हैं, याद है? तो यानी n 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलता जा रहा है। तो U जो है ना वो कुछ इस तरह की चीज होती है। सही, वो n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 होता है और n की 0 या पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 होता है। तो देखिए बिल्कुल वैसी चीज है जैसे कॉन्टिन्यूअस के केस में, सही। इसी तरह हमने डेल्टा ऑफ t क्या डिफाइन किया था? ये थोड़ी सी ट्रिकी डेफिनेशन थी, अगर आपको याद हो तो। हमने कहा था डेल्टा ऑफ t ऐसा सिग्नल होता है जिसका एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, याद है? हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। हमने कहा था ये अगर डेल्टा है और वैल्यू 1 ओवर डेल्टा है, तो अगर डेल्टा को 0 को अप्रोच कर लें तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर लेता है। तो हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, याद है? और यहां हम लिख देते थे। मैंने आपको कहा था कि ये इस 1 का ये मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू 1 है, इस 1 का ये मतलब है कि इसका एरिया अंडर द कर्व 1 है। ठीक, तो डेल्टा ऑफ n भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर डेल्टा ऑफ n जो है ना उसमें इस तरह के कोई मसले मसाइल नहीं होते। डेल्टा ऑफ n सीधा सीधा ये चीज है। ठीक, यानी इसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पे 1 होती है और बाकी हर जगह 0 होती है।
यहां वो एरिया अंडर द कर्व या उस तरह की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां सैंपल्स के बारे में बात है। तो यूनिट इंपल्स, यूनिट स्टेप सिग्नल सिर्फ कॉन्टिन्यूस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि डिस्क्रीट डोमेन में भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सही है। चले, ये इसलिए समझाना जरूरी है कि यहां पे जो हम डिस्कशन करेंगे ना, वो पहले डिस्क्रीट के लिए करेंगे फिर कॉन्टिन्यूस के लिए करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। क्योंकि नहीं, इसमें वैल्यू 1 है। सही। अच्छा, तो इसमें ना हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि यूनिट इंपल्स सिग्नल का एक फायदा होता है, वही होता है कि इससे हम किसी भी सिग्नल को किसी भी टाइम पे सैंपल कर सकते हैं। ये डिस्कशन याद है? हमने ये कहा था कि अच्छा, अगर कोई सिग्नल है जो कुछ इस तरह का नजर आता है, ये x ऑफ t है, सही। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं एक इंपल्स के साथ जो से t इज इक्वल टू 0 पे है, तो आंसर क्या आएगा? याद है? इसे हमने नाम दिया था सैंपलिंग प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल। हमने कहा था कि अगर इस यूनिट इंपल्स सिग्नल को किसी भी सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दें तो इस सिग्नल की जो वैल्यू 0 पे होगी ना, ये इंपल्स उससे स्केल हो जाएगी। तो अगर यहां 1 आ रहा था तो यहां पे x ऑफ 0 आ जाएगा, याद है? यानी इसका अगर एरिया अंडर द कर्व 1 था, ठीक, और इसकी वैल्यू से यहां पे 2 है फॉर एग्जांपल, तो मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है ना, उसमें यहां पे एरिया अंडर द कर्व 2 हो जाएगा, ठीक है। ये x ऑफ t है, ये डेल्टा ऑफ t है, और ये x ऑफ t मल्टीप्लाइड विद डेल्टा ऑफ t है। याद है? हमने कहा था कि सिग्नल्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, टाइम पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई होते हैं। जो वैल्यू इधर है और जो वैल्यू इधर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 0 के अलावा बाकी तो हर तरफ वैल्यू ही 0 है, तो इसलिए ये सिग्नल 0 हो जाएगा। 0 पे एक इंपल्स है। इंपल्स क्या होती है? ऐसा सिग्नल जिसका एरिया अंडर द कर्व 1 हो, ठीक। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसकी जो वैल्यू x ऑफ 0 पे है, इसका एरिया अंडर द कर्व वही हो जाएगा, ठीक। तो फिर हमने कहा था कि अच्छा, अगर मैं एक और इंपल्स ले लूं से t नॉट पे, इसका भी एरिया अंडर द कर्व 1 ही होना है, तो फिर इधर क्या आएगा? इधर ही आ जाएगा। और अब क्या होगा? x ऑफ t नॉट, ठीक है। अगेन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अब किधर है, कहां पे है? t नॉट पे। तो x की वैल्यू जो t नॉट पे है वो इससे स्केल हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम इस x का कोई भी सैंपल लेना चाहें, से मैं कहूं मुझे x का सैंपल चाहिए t इज इक्वल टू 100 सेकंड पे, तो आप क्या करेंगे? आप एक इंपल्स बनाएंगे 100 सेकंड पे और उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसे हमने कहा था ये सैंपलिंग प्रॉपर्टी है यूनिट इंपल्स की, सही है जी। तो अब ये देखें कि इसी तरह का केस ना डिस्क्रीट के केस में भी होता है। अच्छा, डिस्क्रीट के केस में जरा आसान है। आसान इसलिए है कि से मेरे पास ये सिग्नल है, ये सिग्नल है x ऑफ n, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे 1 2 1 -1 -2 -1, सही जी। ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है और मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं डेल्टा ऑफ n के साथ। तो डेल्टा ऑफ n जैसे हमने इधर डिफाइन किया, डेल्टा ऑफ n क्या होता है? ऐसा सिग्नल जो n इज इक्वल टू 0 पे 1 हो, बाकी हर तरफ 0। तो ये क्या आ जाएगा? 0 पे 1 और बाकी हर तरफ 0। तो आंसर क्या आएगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए पॉइंट बाय पॉइंट? तो बताएंगे इधर वैल्यू क्या आएगी? यानी -2 पे वैल्यू क्या आएगी? हाँ, 1 क्यों आएगी? 0 क्यों आएगी? क्योंकि ये 0 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह -1 पे क्या वैल्यू आएगी?
0, 0 पे क्या वैल्यू आएगी 1 और बाकी सब 0। ठीक, तो क्या हुआ अगेन कि जो x की वैल्यू थी 0 पे वही आ गया। ठीक है, अगर मैं एक और इंपल्स बना लूं इस जगह पे भी, अब क्या होगा, ये आ जाएगी सर -2, तो ये आ जाएगा -2। ठीक हो गया, सही है ना, क्योंकि ये सिग्नल बाकी हर जगह 0 है तो इसलिए ये 0 आ गया। इस जगह पे 1 है तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, ये 1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया। सही, सही है जी। अच्छा, अगर ये समझ आती है तो फिर ये देखें, मेरे पास एक सिग्नल है, से ये x ऑफ n, ठीक है, 0 1 2 1 2 3, ओके। इसे ना मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इंपल्स के साथ। ठीक है, तो आंसर मैं इधर लिख रहा हूं, आंसर क्या आएगा 0 पे 1। ठीक है, फिर मैं इसे एक दूसरी इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं जो कि डेल्टा n -1। डेल्टा n -1 क्या होगा, मैंने क्या किया है, डेल्टा ऑफ n को शिफ्ट कर दिया, कितने से, एक सैंपल से। जब एक सैंपल से शिफ्ट किया है तो कहां पे आएगा, ये 1 पे। तो आंसर क्या आएगा बताएं जी, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये सिग्नल जो है कि बाकी हर तरफ 0 है, ऐसे ही है ना, तो मैं क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि ये डेल्टा ऑफ n है जो मल्टीप्लाई हुई है x ऑफ 0 के साथ। देखिए आप इन दो बातों में, ये जो दो एक्सप्रेशन लिखी हैं इनमें फर्क है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक सिग्नल है और ये x की वैल्यू है, एक वैल्यू, कब, जब n 0। ठीक है, तो इधर मैं क्या कर रहा हूं, इस सिग्नल को इससे स्केल कर रहा हूं। ये ऐसे ही है कि मैं ये लिख दूं 1 इंटू डेल्टा ऑफ n, ऐसे ही है ना, या मैं अगर इसे मैं लिख दूं 2 इंटू डेल्टा ऑफ n -1, क्या ख्याल है, ऐसे ही नहीं है कि एक डेल्टा ऑफ n -1 था जिसे मैंने 2 से स्केल कर दिया, ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर मैं डेल्टा ऑफ n -2 ले लूं तो वहां क्या वैल्यू आएगी, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूं तो 2 आएगी, 3 आएगी, 3 आएगी ना, तो ये 3 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो इसे मैं लिख सकता हूं ना 3 इंटू डेल्टा ऑफ n -2, लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब मैं बजाय 1 और 2 और 3 लिखने की, ये 1 2 3 क्या है, ये x की वैल्यूज है ना, तो मैं 1 की जगह लिख देता हूं x ऑफ 0, ऐसे ही है ना, ये x की वैल्यू एट n = 0। इधर लिख देता हूं x ऑफ 1, इधर लिख देता हूं x ऑफ 2। ठीक हो गया, गलत तो नहीं काम किया ना, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, सिग्नल को ऐड भी करना आता है ना, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, x ऑफ n आ जाएगा। ठीक है, यानी ये अगर 0 है, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, ऐसे ही है, तो x ऑफ n आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जी, अगर मैं एक्सप्रेशन लिख दूं x ऑफ n इक्वल्स x ऑफ 0 डेल्टा ऑफ n
प्लस एक्स ऑफ 1 डेल्टा ऑफ n माइनस 1 प्लस एक्स ऑफ 2 डेल्टा ऑफ n माइनस 2। ऐसे ही है। मैंने किया क्या है, ये सारी डिस्कशन के दौरान मैंने किया यह है कि मैंने x के ना पहले बारी बारी सैंपल्स ले लिए, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला। कैसे लिए हैं? x को उन जो सैंपल चाहिए उस वाली शिफ्टेड इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर उन सबको ऐड किया तो वापस x ऑफ n बन गया, ठीक है। तो देखें ये यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि x को उसके सैंपल्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक। अब अगर x में 3 सैंपल ना हो, 100 सैंपल्स हो, तो क्या होगा? ये चलता चला जाएगा 100 तक, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब यह है जी कि इसे मैं ना थोड़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, x ऑफ n इक्वल्स सिग्मा k goes from minus infinity to infinity x of k delta of n minus k। ठीक हो गया? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसलिए किया ताकि सारे के सारे सिग्नल इसके अंदर आ जाए। और हो रहा क्या है, जो k की वैल्यू है वो वाला सैंपल पकड़ो, डेल्टा को उससे शिफ्ट करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सही है जी। तो इसका मतलब ये है, ये हमने किया क्या है, हमने किया यह है कि हमने किसी भी डिस्क्रीट सिग्नल को एज अ सम ऑफ स्केल्ड एंड शिफ्टेड इंपल्सेस लिख लिया। ओके, क्योंकि अभी समझ आएगी, ठीक। लेकिन ये वही बात है, ये सैंपलिंग प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इंपल्स यूज हो रही है, ठीक, कि यूनिट इंपल्स को जब आप किसी सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यूनिट इंपल्स जहां पे पड़ी होती है वो वाला सैंपल आ जाता है। तो अगर आप सारे ही सैंपल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें और सबको ऐड कर दें तो वो वापस वो सिग्नल आ जाएगा, ठीक। चलें यहां पे आगे, टाइम कितना है? अभी बहुत टाइम पड़ा है, गुड। अब आगे चलते हैं। ठीक है, वहां तक समझ आ गई है ना? अच्छा, अब देखें कि अब मैं ना यही काम कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के साथ करना चाहता हूं, सही है, ठीक है। ये तो डिस्क्रीट सिग्नल था, अब मैं यही काम कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के साथ करना चाहता हूं। मतलब ये कि अगर कोई सिग्नल है मेरे पास कुछ इस तरह का, ये x ऑफ t है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी इसे शिफ्टेड इंपल्सिस के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये इंपल्स कहां है, ये इंपल्स 0 पे है, ये इंपल्स कहां है, ये इंपल्स किसी t नॉट पे पड़ी हुई है, ठीक। तो अब अगर मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूअस सिग्नल हो, अगर मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूअस सिग्नल हो और मैं जिस तरह डिस्क्रीट के लिए उसे शिफ्टेड इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई करता जाऊं, इसी तरह कॉन्टिन्यूअस के लिए भी करता जाऊं और आखिर में सबको ऐड कर लूं, तो वापस वही सिग्नल बन जाएगा ना। लेकिन अब सिर्फ फर्क ये होगा कि समेशन नहीं आएगी बल्कि इंटीग्रेशन आएगी। अब मैं ना कुछ इस तरह से लिखूंगा, क्या ख्याल है, इसमें और इसमें कोई मुमासिलत नजर आती है आपको, कोई सिमिलैरिटी नजर आती है? ठीक, ये वही चीज है, ये सिर्फ चूंकि डिस्क्रीट के लिए है तो यहां समेशन आ रही है, और वहां वो चूंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए है तो इंटीग्रेशन आ रही है, सही। इसे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है आपके ख्याल में कि ये ठीक है? ये वही हो रहा है, ठीक है। इंपल्स को शिफ्ट किया टाउ से, जब टाउ से शिफ्ट करेंगे या टी नॉट से शिफ्ट करेंगे, चले इसे टाउ लिख लें। अगर मैं इसे टाउ से शिफ्ट करूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये वाली इंपल्स स्केल हो जाएगी एक्स की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू टाउ। तो अगर मैं इस टाउ को अब वेरी कर लूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और सबको ऐड कर दूं तो वापस एक्स ऑफ टी बन जाएगा। लेकिन एडिशन का मतलब कॉन्टिन्यूअस डोमेन में इंटीग्रेशन होती है, ठीक है, सही है जी, ओके हो गया।
चलें, गुड। अगर ये हो गया ना तो अब मामला बहुत आसान हो गया। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जी। किसी डिस्क्रीट सिग्नल को मैं इस तरह लिख सकता हूं, और किसी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को मैं इस तरह लिख सकता हूं। ठीक, अच्छा, अब हम एक और चीज डिफाइन करने जा रहे हैं। अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, इसका भी यूज आएगा, इसलिए इधर लिखा रहने दें। ठीक है जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपल्स रिस्पॉन्स। जी, अब ये देखना है कि इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। ओके, इंपल्स रिस्पॉन्स ये होता है कि अगर मैं अपने सिस्टम को इनपुट जो है वो एक यूनिट इंपल्स सिग्नल दे दूं, ठीक, तो जो भी उसकी आउटपुट आएगी ना वो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, मतलब ये कि देखें, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि से एक सिस्टम है y ऑफ t इक्वल्स 2 इंटू एक्स ऑफ t प्लस 3, ऐसे ही है। ये एक सिस्टम की इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर मैं ये इनपुट सिग्नल जो है इधर यूनिट इंपल्स यूज कर लूं, यानी इनपुट को यूनिट इंपल्स बना लूं, तो मेरी जो आउटपुट आएगी ना उसे मैं इंपल्स रिस्पॉन्स का नाम दे देता हूं। से कैलकुलेट करते हैं जी। अगर इफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स डेल्टा ऑफ टी, अगर इनपुट डेल्टा ऑफ टी हो तो बताइए आउटपुट क्या आएगी? क्या ख्याल है आपका? जहां एक्स टी आ रहा वहां डेल्टा टी आ जाएगा, यानी 2 डेल्टा ऑफ टी प्लस 3, ऐसे ही है ना। इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यानी इनपुट जो है ना मेरी वो ये है। ठीक है, यानी मैंने इनपुट सिग्नल कुछ भी ले सकता था ना, मैंने उस इनपुट सिग्नल को यूनिट इंपल्स ले लिया। सही, जैसे पिछली एग्जांपल्स में मैं एक स्क्वायर वेव सी ले लेता था, तो अब मैंने यूनिट इंपल्स ले लिया। तो आपके ख्याल में आउटपुट क्या है? बताएंगे? 0 पे क्या आएगा? 0 पे 5 है, बाकी सब पे 3 है। ठीक है, सही जी, समझ आएगी? ये कैसे आया देखिए ना, एक्स ऑफ टी डेल्टा टी बन गया। डेल्टा टी सिर्फ नॉन जीरो होता है जब टी 0, तो टी की बाकी वैल्यूज पे ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 3 तो आना ही आना है। टी इज इक्वल टू 0 पे चूंकि इंपल्स है, तो इंपल्स की अपनी वैल्यू या एरिया अंडर द कर्व 2 हो जाएगा और बाकी 3 5 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। सही है, तो ये इसका, अब मैं ये कहूंगा कि इस इनपुट के लिए आउटपुट ये है, लेकिन चूंकि इनपुट इंपल्स थी ना, यूनिट इंपल्स थी, तो मैं इसे खास नाम दे देता हूं, ये इंपल्स रिस्पॉन्स। ये इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, अगेन, तो इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? इंपल्स रिस्पॉन्स, अगर सिस्टम की इनपुट पे यूनिट इंपल्स सिग्नल दे दिया जाए तो जो भी आउटपुट आएगी वो उसका इंपल्स रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, सही है। अगर सिस्टम की इनपुट पे यूनिट इंपल्स सिग्नल दे दिया जाए तो जो भी आउटपुट आएगी वो सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स होगा। ठीक है ना। इसकी और एग्जांपल्स करेंगे, अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा कि मैं उस डिस्कशन को ना पहले खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको पता चल गया इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स को ना एक खास वेरिएबल से डिनोट करते होते हैं, उसे y ऑफ t नहीं कहते, उसे h ऑफ t कहते होते हैं। ठीक, अब 3 खास नाम आ गए। यूनिट स्टेप सिग्नल का अपना नाम है, वो u ऑफ t। यूनिट इंपल्स सिग्नल का अपना नाम है, वो डेल्टा ऑफ t। और ये तीसरा नाम आ गया है इंपल्स रिस्पॉन्स का h ऑफ t। ठीक है,
जहां आपको एच ऑफ टी लिखा आ गया ना, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली सिग्नल प्रोसेसिंग में या सिग्नल सिस्टम में इम्पल्स रिस्पॉन्स ही होगा किसी सिस्टम का। ठीक है। अच्छा, जिस तरह कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, इसी तरह डिस्क्रीट का भी होता है। ठीक है, तो एक डिस्क्रीट की एग्जांपल कर लेते हैं। से जी मेरे पास एक सिस्टम है y ऑफ n, ठीक है, जिसकी आउटपुट जो है ना वो कुछ इस तरह की है। ठीक है तो डिस्क्रीट सिस्टम में वो तो स्क्वायर ब्रैकेट और n से पता चल रहा है। अब देखना ये है कि ये सिस्टम करता क्या है। ठीक, अगर इसकी आउटपुट आपने निकालनी है किसी n की वैल्यू के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? सॉरी, यहां पे क्या है, तो क्या करना पड़ेगा? x की सारी वैल्यूज को ऐड कर दें माइनस इंफिनिटी से उस n तक। ठीक है, मतलब ये कैसे, फॉर एग्जांपल मैं y ऑफ 0 कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है, सही जी। तो y ऑफ 0 क्या बनेगा? k गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0 x ऑफ k। ठीक, इस समेशन को अगर मैं खोल दूं तो ये क्या होगी? x ऑफ माइनस इंफिनिटी, या इस तरह ना लिखें, कुछ लिख लें, यहां से शुरू कर लें, x ऑफ 0 प्लस x ऑफ माइनस 1 प्लस x ऑफ माइनस 2, और बस चलते चले जाएं। इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है। ठीक है, कि माइनस इंफिनिटी से 0 तक x के जो भी वैल्यूज है ना सबको ऐड कर दो। तो ये एक्सप्रेशन यही कह रही है कि 0 माइनस 1 माइनस 2 चलते जाए माइनस इंफिनिटी तक, जितने भी सैंपल्स है x के अंदर सबको ऐड कर लें। अब अगर मुझे y1 कैलकुलेट करना है तो यहां 1 आ जाएगा, इसका मतलब है यहां पे एक और सैंपल आ जाएगा। ठीक, ये हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, याद है? इसका एक खास नाम दिया था इस सिस्टम को कहा था कि ये एक्यूमुलेटर सिस्टम है। याद है, हमने एक बैंक डिपॉजिट की एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, याद है? तो हमने कहा था कि इस महीने के बैंक में क्या डिपॉजिट होगा? जो पिछले महीने में था और जो इस महीने जमा कराया है, और जो पिछले महीने में था वो किसकी इक्वल होगा? जो उससे पिछले महीने जमा कराया था और जो इससे पिछले महीने था और जमा कराया था। तो इसका मतलब सारे के सारों को ऐड कर लें, जो आज तक आपने पैसे जमा कराए हैं तो सारे के सारे ऐड कर लें तो आज के पैसे आ जाएंगे। तो ये भी वही हो रहा है, जो x की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर आज तक हैं वो सब ऐड कर लें। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटर सिस्टम है। अच्छा, तो अगर ये एक्यूमुलेटर सिस्टम है तो मुझे इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इनपुट पे एक यूनिट इंपल्स दे दूंगा। ठीक है जी, तो हम ये कहेंगे कि h ऑफ n इक्वल्स k गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू n डेल्टा ऑफ n। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने इनपुट को डेल्टा बना दिया, यूनिट इंपल्स बना दिया, तो अब जो भी आउटपुट आएगी वो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा, तो मैंने उसे h का नाम दे दिया। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन समझ आइए क्या लिखा है? सॉरी यार, सॉरी डेल्टा ऑफ क्या आएगा? ठीक है, तो आप बताइए, इसे मैंने ड्रॉ करना है। क्या ख्याल है? इनपुट मेरी जो है ना वो ये है, बताएंगे आउटपुट क्या है? ये कैलकुलेट करना है। से मैं इसकी वैल्यू ना 0 पे कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक, यानी मुझे क्या निकालना है? h ऑफ 0। h ऑफ 0 क्या होगा? k गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0 डेल्टा ऑफ k। ठीक, यानी डेल्टा ऑफ k सिग्नल लें, उसके माइनस इंफिनिटी से 0 तक सारे के सारे सैंपल्स को ऐड कर लें। यानी एक यूनिट इंपल्स सिग्नल लें, इसके माइनस इंफिनिटी से 0 तक सारे के सारे सैंपल्स को ऐड कर लें, तो ये यूनिट इंपल्स बनी हुई है।
इसके अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 तक सारे सैंपल्स को ऐड कर लें तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो h ऑफ 0 क्या होगा 1। अच्छा अब h ऑफ 1 क्या होगा, सोच लें 1 या 0, 0 क्यों होगा 1 होगा ना। माइनस इन्फिनिटी तक से लेकर यहां तक के सारे सैंपल्स को ऐड कर लें, उनमें एक ही 1 आ रहा है, तो यहां पे भी 1 आ जाएगा, इस तरह ये भी 1 होगा, सारे 1 हो गए। अब बताया h ऑफ माइनस 1 क्या होगा, h ऑफ माइनस 1 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक सारे सैंपल्स को ऐड कर लें, उनमें ये वाला तो नहीं आ रहा ना, यानी यहां से पीछे पीछे सारे सैंपल्स ऐड कर लें, तो कर लें सारे ही 0 हैं, तो यहां पे 0 आ जाएगा, इसी तरह ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है, ठीक है, ओके। तो वैसे ये जाना पहचाना सिग्नल है, ये क्या है, ये यूनिट स्टेप है, ठीक। यानी एक्यूमुलेटर सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, ठीक है जी। देखिए अब हुआ क्या है, दोनों जो हमने एग्जांपल्स किए ना, उनमें जो हमने इनपुट लिया है वो तो बस एक सैंपल या एक इंस्टेंट के लिए नॉन जीरो होती है, लेकिन आउटपुट जो है वो हमेशा के लिए नॉन जीरो होती है, ठीक। तो यानी ये जरूरी नहीं कि आप अगर सिस्टम को थोड़ी देर के लिए इनपुट देते हैं तो उसकी आउटपुट भी थोड़ी देर के लिए आएगी, वो आउटपुट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो आउटपुट जैसे इस केस में हमने जो इनपुट दिया है वो सिर्फ एक सैंपल के लिए नॉन जीरो है, आउटपुट 0 से लेकर आप हमेशा के लिए नॉन जीरो होगी, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को ना एक नाम भी देते हैं, ऐसा सिस्टम जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन का हो। बात समझ आ रही है, ये इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है, क्योंकि ये हमेशा के लिए 1 हो गया है, ठीक है। ऐसा सिस्टम जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन का हो, उसे कहते हैं इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल है इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम की, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं IIR सिस्टम, ठीक है, सही है। तो अगर कोई सिस्टम जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट ना हो बल्कि फाइनाइट हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्डिंग एक और सिस्टम होता है जिसे कहते हैं FIR सिस्टम। FIR सिस्टम कौन सा होता है, जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स फाइनाइट हो, यानी चाहे 100 सैंपल्स का हो, चाहे 1,00,000 सैंपल्स का हो, लेकिन फाइनाइट हो, ठीक है। ये 1,00,000 का नहीं है, ये इन्फाइनाइट है, ठीक है ना, सही है जी। तो सिस्टम में इन्फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स भी होते हैं, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स भी होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी कहानियां किस लिए सुनाई जा रही हैं, तो अब इन्हें यूज कर लेते हैं जी, ठीक है। देखें, अगर इनपुट x ऑफ n है तो आउटपुट आती है y ऑफ n, कोई भी सिस्टम है, ठीक है। हम इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन हमेशा इस तरह लिखते होते हैं, ठीक है, कि अगर इनपुट x ऑफ n है तो आउटपुट y ऑफ n होगी, ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर इनपुट डेल्टा ऑफ n है तो आउटपुट क्या होगी, h ऑफ n, उसका इंपल्स रिस्पॉन्स, ऐसे ही है, ये नाम खास नाम दे दिया ना, जैसे ये दिया था अभी इधर, ठीक है। अगर मैं इनपुट को डेल्टा बना दूं तो जो भी आउटपुट आएगी उसे मैंने इंपल्स रिस्पॉन्स का नाम दे दिया और उसके लिए खास सिंबल भी रख लिया h ऑफ n, ठीक है जी। तो अगर इनपुट x हो तो आउटपुट y आती है, अगर इनपुट डेल्टा ऑफ n हो तो आउटपुट h ऑफ n आती है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अब आपका सवाल है, आपके लिए सवाल है, अगर इनपुट a डेल्टा ऑफ n हो तो आउटपुट क्या होगी, क्यों, वजह, यानी आप ये कह रहे हैं कि इधर आउटपुट आएगी a इंटू h ऑफ n। मेरा सवाल ये ठीक है, यही आएगी, लेकिन क्यों आएगी, वजह क्या है। एक सिस्टम क्या हो तो ये ट्रू होता है,
नहीं, ये किसी सिस्टम के लिए ट्रू होता है, हर सिस्टम के लिए ट्रू नहीं होता। उस सिस्टम का हमने नाम पढ़ा था पिछली दफा, याद है? अगर इनपुट को किसी नंबर से स्केल कर दिया जाए और आउटपुट भी उसी नंबर से स्केल हो जाए, ये किस सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है? ये लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। तो हम कौन से सिस्टम पढ़ रहे हैं? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर सिस्टम लीनियर होगा तब ये इसके इक्वल होगा, यानी इस इनपुट पे आउटपुट है, ठीक है? सही जी। लेकिन लीनियर सिस्टम में एक और प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता होता है, याद है? वो क्या थी? दो चीजें पढ़ी थी लीनियर सिस्टम के लिए। पोजीशन ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें दो चीजें थी। एक चीज थी कि अगर इनपुट को स्केल कर दिया जाए तो आउटपुट भी स्केल हो जाएगी। दूसरी चीज ये थी कि अगर दो इनपुट का सम दे दिया जाए तो आउटपुट भी उन्हीं का सम आ जाएगा, ठीक है? तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं इनपुट पे डेल्टा ऑफ एन प्लस डेल्टा ऑफ एन माइनस 1 दे दूं तो आउटपुट क्या आएगी? अगर ये सिस्टम लीनियर है तो एच ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन माइनस 1, ठीक हो गया? ये दोनों क्यों है? क्योंकि सिस्टम लीनियर है, ठीक है? अच्छा नहीं, लेकिन इसमें चलें, एक और चीज भी यूज होगी है। अच्छा, अगर इनपुट डेल्टा ऑफ एन माइनस के हो तो आउटपुट क्या होगी? एच ऑफ एन माइनस के, डेल्टा नहीं आएगा, ठीक है? ये क्यों है? ये क्यों ट्रू है? नहीं, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने क्या किया है इसके मुकाबले में? इधर से इधर क्या किया है? इनपुट को शिफ्ट किया है, तो आउटपुट भी ये कब होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जब सिस्टम क्या हो? टाइम इनवेरिएंट हो। ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट भी है, ठीक है? सही है जी। तो देखिए, अगर इनपुट को स्केल करें तो आउटपुट भी स्केल होती है, अगर इनपुट को शिफ्ट करें तो आउटपुट भी शिफ्ट होती है, ठीक? ये कहां से आ रही है सारी बातें? ये इधर से आ रही है, ठीक है? कि ये सिस्टम लीनियर भी है और ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट भी है, ठीक हो गया? अगर ये सब कुछ ट्रू है, अगर ये सब कुछ ट्रू है तो आप मुझे बताएं कि इसके लिए आउटपुट क्या होगी? बताएं जी, क्या ख्याल है? ये क्या हो रहा है? ये बहुत सी इंपल्सेस हैं जो कि शिफ्ट भी हुई है और स्केल भी हुई है, तो आउटपुट क्या होगी? आउटपुट बहुत से इंपल्स रिस्पॉन्स होंगे जो शिफ्ट भी होंगे और स्केल भी होंगे, तो आउटपुट आएगी जी समेशन के गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, ठीक है? ऐसे ही है ना? लेकिन ये क्या है? ये किसके इक्वल है? ये सर इनफाइनाइट, ये इसके इक्वल है, तो फिर ये किसके इक्वल होगी? ये इसके इक्वल होगी, ठीक है? तो अगर सिस्टम लीनियर हो और टाइम इनवेरिएंट भी हो, मैं रिपीट कर लेता, अगर सिस्टम लीनियर हो और टाइम इनवेरिएंट भी हो और आपको उसका इंपल्स रिस्पांस पता हो, ठीक है? यानी लीनियर भी है, टाइम इनवेरिएंट भी है और आपको एच भी पता है, तो फिर आप आउटपुट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? सही है ना जी? ये फॉर्मूला आ गया ना कि अगर मुझे इनपुट बता दें आप एक्स ऑफ एन, ठीक है? मुझे पता है सिस्टम लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, मुझे उसका इंपल्स रिस्पांस भी पता है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके उसके आउटपुट निकाल सकता हूं, ठीक? दूसरे अल्फाज में, अगर आपको सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस पता है ना, तो आपको उसकी इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन पता होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप इस फॉर्मूले से उसके आउटपुट निकाल सकते हैं, सही है? तो इस फॉर्मूले का ये खास नाम है, इस चीज को कहते हैं कॉन्वोल्यूशन।
और ये ऐसी चीज है कि जिसकी अब आइंदा के बाद आपकी जान नहीं छुटने वाली, ठीक है। सही है। तो कॉन्वोल्यूशन जो है ना, इसे अगर ये डिस्क्रीट के लिए है तो इसे खास नाम दे देते हैं, ऐसे कहते हैं कॉन्वोल्यूशन सम। सम इसलिए कि ये डिस्क्रीट की बात हो रही है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, सॉरी टाइम ऊपर हो गया, लेकिन मैं सिर्फ एक और चीज लिखना चाहता हूं कि अगर डिस्क्रीट के लिए ये है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन है। क्या होगा जी? y ऑफ t इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, फिर टाउ गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, ठीक है। चलें जी, अब अगले लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि ये इस फॉर्मूले को कंप्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू।